हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में बेसिकली हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उनको स्टैटिक पोर्शन के साथ लिंक करके डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की डेट में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं और उनको स्टैटिक पोर्शन के साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है उसमें है कि विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड स्वार प्लेटफॉर्म टू रिमूव लैंग्वेज बैरियर्स। देखिए, लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज बैरियर एक डाइवर्स कंट्री के लिए जहां मल्टीपल लैंग्वेज बोला जा रहा हो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इससे बचने के लिए या फिर यू कैन से कि इस बैरियर को जो लैंग्वेज बैरियर है इसको रिमूव करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म का जो है रिसेंटली जो है लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है कि किस राज्य ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, मेघालय, बिहार, गुजरात। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल जी, इन्होंने लॉन्च किया है न्यू सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव, जिसको कि स्वर बोला जाता है, स्पीच एंड रिटन एनालिसिस सोर्स। इससे होगा क्या, जो लैंग्वेज बैरियर है उसको खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि आप जो है अगर अलग अलग भाषा के लोग समझना चाहते हैं किसी चीज को तो इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, लैंग्वेज की बात हुई है तो लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 8th शेड्यूल में इसका मेंशन है। ठीक है, और 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेज हैं? 22 लैंग्वेज हैं। 22 लैंग्वेज जो है 8th शेड्यूल में, उसको आपको आप जाकर देख सकते हैं। हम लोग 8th शेड्यूल का एक सेपरेट वीडियो ही बनाए हैं पूरी लैंग्वेज पे ही, कौन सा लैंग्वेज कब ऐड हुआ, किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया, और 8th शेड्यूल में कोई लैंग्वेज अगर डाला जा रहा है तो उसका क्या बेनिफिट है, क्या उससे फायदा होता है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं 8th शेड्यूल वाले लेक्चर को। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम लोग बेसिकली एक शेड्यूल के बारे में, लाइक जितने भी शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो इमेज है आप देख सकते हैं, दृष्टि आईएएस के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया प्रेजेंट किया गया है। तो उसी की हेल्प से हम लोग जो है चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 8th शेड्यूल थे। अभी जो है ये 12th शेड्यूल हो गया है, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किया गया 1951 के बाद, और 4 जो है शेड्यूल ऐड किया गया 9, 10, 11 और 12 को। यानी कि इनिशियली हम लोगों के पास 8th शेड्यूल था 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को लाइक अडॉप्ट किया गया। उसके बाद धीरे धीरे अमेंडमेंट होते गए, नए नए लाइक पॉइंट्स ऐड होते चले गए। तो ये शेड्यूल जो है आज के डेट में 12 हो गया है। ठीक है, तो 12 शेड्यूल है प्रेजेंट में। तो अब देख लेते हैं कि जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। इसमें किसके बारे में बात करता है? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल यूनियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड उनके ज्यूरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। सेकंड शेड्यूल अगर देखें तो इसमें आर्टिकल ये देख सकते हैं आप 59, 65, 75। ये तो याद नहीं रहेगा, लेकिन एक ओवरव्यू के लिए आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि सेकंड शेड्यूल डील किससे करता है। तो ये जो है इमॉल्वमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कैग, इन लोगों को क्या जो है इमॉल्वमेंट्स दिया जाएगा, क्या अलाउंसेस मिलता है, ये चीजें कहाँ मेंशन की गई है? तो ये जो है सेकंड शेड्यूल में मेंशन किया गया है। अब देखते हैं थर्ड शेड्यूल के बारे में। थर्ड शेड्यूल में ये सारी आर्टिकल्स हैं, लेकिन थर्ड शेड्यूल मेन रूप से ओथ और अफर्मेशन से रिलेटेड डील करता है कि एमपी और यूनियन मिनिस्टर, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कैग का जो ओथ होगा या अफर्मेशन होगा, ये किस तरह से होगा, किस फॉर्म में होगा, ये जो है थर्ड शेड्यूल में डील किया गया है। फोर्थ शेड्यूल जो है वो सीट राज्यसभा में जो है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीट कैसे एलोकेट किया जाएगा उसको लेकर ये जो है फोर्थ शेड्यूल डील करता है। ठीक है,
फिफ्थ शेड्यूल को अगर देखें तो फिफ्थ शेड्यूल जो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, लेकिन डिफरेंस है कि सिक्स शेड्यूल में जो है कुछ स्पेशल प्रोविजन है। इसका हम लोग देखे भी थे 80 mm जो है 80 mm असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये जो 4 स्टेट है इनको जो है सिक्स शेड्यूल में डाला गया है। और इसमें जो है कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट करके क्रिएट कराया किया जाता है, जिसमें उसको फुल अधिकार होता है चीजों को यू कैन से कि हैंडल करने के लिए। उसमें किसी भी थर्ड पार्टी या फिर स्टेट और यू कैन से कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये चीजें हैं फिफ्थ शेड्यूल। सॉरी, फिफ्थ शेड्यूल जो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। सिक्स्थ शेड्यूल जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यही ट्रिक है इसका 80 mm, ध्यान में आप रख सकते हैं। जो सेवेंथ शेड्यूल है, सेवेंथ शेड्यूल आपका जो है यूनियन लिस्ट के बारे में बात करता है, मतलब यू कैन से कि लिस्ट के बारे में बात करता है। तो देखिए ये आर्टिकल 246 है, जिसमें यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं 98, स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स और कंकरेंट लिस्ट 52 सब्जेक्ट। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि यूनियन लिस्ट में जो है सोली जो है यूनियन का अधिकार है कानून बनाने का, स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाता है, और जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें जो है दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर पहले से कोई कानून नहीं है तभी जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कानून है तो वो ओवरराइड कर सकता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सेवेंथ शेड्यूल जो है लिस्ट के बारे में बात करता है। यूनियन लिस्ट में जो है 98 सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट है। रिसेंटली ये जो पॉइंट है उठ रहा था कि जो केंद्र सरकार है वो बहुत सारी चीजों को ऐसा करके क्या कर रही है कि उसको कंकरेंट लिस्ट में डालते चले जा रही है स्टेट लिस्ट से हटाकर। तो ये एक रिसेंट में न्यूज में बहुत बार रहा है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए एट्थ शेड्यूल का बात करते हैं। एट्थ शेड्यूल वही लैंग्वेज से रिलेटेड 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसमें आर्टिकल 344 एंड 351 का जिक्र है। देखिए नाइन्थ शेड्यूल जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड किया गया था, जिसमें आर्टिकल 31B को ऐड किया गया था। इसमें क्या है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। इसको भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि कैसे जो है नाइन्थ शेड्यूल में अगर कोई कानून को डाल दिया जाता है, जैसे सपोज कीजिए रिसेंट में था कास्ट सेंसस, सेंसस नहीं बोलेंगे, कास्ट काउंटिंग जो बिहार सरकार द्वारा कराई गई थी। तो उसमें क्या किया गया था, उसको जो है क्वेश कर दिया था, यू कैन से कि जो कोर्ट है उसको क्वेश कर दिया था ये बोलकर कि ये जो है ब्रिज कर रहा है हमारे जो भी रिजर्वेशन के का जो ये लिमिटेशन है उसको ब्रिज कर रहा है। तो इस पे जो है डिमांड विपक्ष के द्वारा ये उठाया जा रहा था कि इसको नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया जाए। तो नाइन्थ शेड्यूल में डालने का यही मतलब होता है कि नाइन्थ शेड्यूल में जो है लिमिटेड जुडिशियरी का हस्तक्षेप है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही नहीं है। जुडिशियरी को अगर लगेगा कि ये चीजें गलत हो रही है तो वो स्वतः जो है उन सब मामलों में जाकर यू कैन से कि जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। लेकिन जनरली जो है अगर आप नाइन्थ शेड्यूल में किसी एक्ट को डाल देते हैं तो उस पे जुडिशियरी हस्तक्षेप नहीं करता है, और इसी मकसद से इसको नाइन्थ शेड्यूल को बनाया गया था। ठीक है, आर्टिकल 31 क्लॉज बी, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। उसके बाद 10th शेड्यूल आता है जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत ऐड किया गया, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है। अब देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ आर्टिकल 102 क्लॉज 1 और आर्टिकल 191 सब क्लॉज 1 में क्लियरली मेंशन है क्या क्या प्रोविजन होगा एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है एक प्रोसेस है जिसके तहत जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है। रिसेंट का अगर एग्जांपल लें तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे, फिलहाल में भी वहीं बने हैं, तो मुख्यमंत्री रहते हुए उन पे ये आरोप लगा था कि इन्होंने एक माइनिंग कंपनी खुद के नाम पे जो है, इनका एक माइनिंग कंपनी है, और इन्होंने माइंस जो कॉन्ट्रैक्ट है खुद के कंपनी को ही अलॉट कर दिया था। तो ये चीज है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये होता है कि आप जो है किसी एक जगह से ही बेनिफिट ले सकते हैं। अगर दूसरे आप गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं कोई, तो आप दूसरे भी पोस्ट से बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं
तो आप जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत आप पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा। एक और मैं एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ, जो स्टोरी नहीं, ऐसे बहुत सारे केस हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारे एमएलए हुए जिन पे जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो गया। उसके बाद एक हीरोइन थी, उनका नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है। उम, जो समाजवादी पार्टी से आई थिंक सांसद, सॉरी हेमा मालिनी जी थी, जिनको कि यूपी का जो है फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई पोस्ट का सेक्रेटरी या फिर प्रेसिडेंट बना दिया गया था, और वो एमपी भी थी। तो उन पे कोई किसी विधायक ने या जो भी फाइल किया कि ये जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है, और सच में वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत उनकी सदस्यता जो है निलंबित कर दी गई थी एमपी का। तो ये चीजें हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, पढ़िए आप लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। उसके बाद जो है 11th शेड्यूल आता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आर्टिकल 243 क्लॉज जी को ऐड किया गया, पावर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। ठीक है। उसके बाद 12th शेड्यूल जो है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसमें आर्टिकल 243 क्लॉज डब्ल्यू को जोड़ा गया, जिसमें कि म्युनिसिपैलिटीज के पावर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है। तो एक ये ओवरव्यू रहा फर्स्ट शेड्यूल से लेकर 12th शेड्यूल में क्या क्या आता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है यूनियन टेरिटरी का और उसका ज्यूरिस्डिक्शन, सेकंड शेड्यूल जो है इन्वॉल्वमेंट्स अलाउंसेस, थर्ड शेड्यूल जो है ओथ, फोर्थ शेड्यूल जो है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, फिफ्थ शेड्यूल जो है और सिक्स शेड्यूल वो जो है शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है। उसके बाद सेवेंथ शेड्यूल जो है लिस्ट से रिलेटेड है, एट्थ शेड्यूल लैंग्वेज से रिलेटेड, नाइन्थ शेड्यूल आपका जो है वो जो है एक्ट्स एंड रेगुलेशन से वैलिडेशन का, और टेंथ शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ, 11th और 12th पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज के पावर ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में रिस्पेक्टिवली बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में जो प्रपोज्ड जीएसएलवी मिशन है श्री हरिकोटा से, ये कौन सा लॉन्च होगा? श्री हरिकोटा से मतलब कौन से नंबर का लॉन्च होगा? तो ये जो है जनवरी 2025 में प्रस्तावित जीएसएलवी मिशन श्री हरिकोटा से प्रक्षेपण होगा। तो ये कौन सा प्रक्षेपण होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 100th नंबर का, यानी कि 100th नंबर का लॉन्च होगा, यानी कि 100 लॉन्च यहाँ श्रीहरिकोटा में पूरा कर लिया गया है। इसरो चेयरमैन जो एस सोमनाथ है, उन्होंने बताया कि 100th रॉकेट लॉन्च जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर से जनवरी में होगा, और वो यही है, यानी कि अब तक 99th लॉन्च कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए लॉन्च व्हीकल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी इमेज दृष्टि आईएएस का ही है, वहां से हम लोगों ने उठाया है। तो जो फर्स्ट रॉकेट डेवलप किया गया है वो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी। एसएलवी के बाद आता है एएसएलवी। एएसएलवी जिसको कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। अब देखिए एसएलवी हो या एएसएलवी हो, ये जो है स्मॉल सैटेलाइट्स को कैरी करता है, जिसका वेट लगभग 150 केजी तक हो, यानी कि 150 केजी तक के सैटेलाइट को ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में, एलईओ में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो है कैरी करने का काम करता है, अप टू 150 केजी। ये जो है ऑपरेशनल था 1990 तक ही, क्योंकि उसके बाद आता है पीएसएलवी। पीएसएलवी जो है सीन में आ जाता है, और ये एसएलवी और एएसएलवी जो है फेज आउट हो जाता है। तो पीएसएलवी जो है, ये जो है इसको हम लोग वर्क हॉर्स ऑफ इसरो बोलते हैं। थर्ड जनरेशन का है, 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जिसमें पहला और थर्ड स्टेज जो है वो सॉलिड फ्यूल का है, सेकेंड और फोर्थ जो है लिक्विड फ्यूल का है। कैपेसिटी की अगर बात करें तो अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में इसका यूज किया जाता है। यूज टू लॉन्च सैटेलाइट ऑफ लोअर मास, यानी कि 1400 केजी तक के वेट को वाले सैटेलाइट को हम लोग इससे लॉन्च कर सकते हैं। इसमें इसके 4 वेरिएंट है, पीएसएलवी सीए, क्यूएल, डीएल, एक्सएल। लॉन्चेस सैटेलाइट इन लो इंक्लिनेशन एलईओ, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। उसके बाद सब जीटीओ में है, जियो सिंक्रोनस, ठीक है, और जीटीओ में है। तो इम्पोर्टेंट लॉन्च क्या है? जो फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था वो अक्टूबर 1994 में। उसके बाद चंद्रयान 1 जो है पीएसएलवी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, और मार्स ऑर्बिटर स्पेस क्राफ्ट जो 2013 में लॉन्च किया गया
वो भी जो है पीएसएलवी के मदद से ही लॉन्च किया गया। पीएसएलवी जो था वो इंडिया का फर्स्ट लॉन्च व्हीकल था टू बी इक्विप्ड विथ लिक्विड स्टेजेस। अभी हम लोगों ने देखा कि जो फर्स्ट और थर्ड स्टेज है वो क्या है, सॉलिड है, और सेकंड और फोर्थ स्टेज जो है वो लिक्विड है। ठीक है, अब देखिए आते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3 पे, ऑल्सो नोन है जीएसएलवी मार्क 3। इसको जो है जीएसएलवी मार्क 3 भी बोलते हैं। इससे पहले जीएसएलवी को देख लेते हैं। तो जीएसएलवी जो है फोर्थ जनरेशन का है, ये पीएसएलवी थर्ड जनरेशन का था, और इसमें 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। ये जो है मच मोर पावरफुल रॉकेट है, जो कि ज्यादा से वेट वाले सैटेलाइट्स को कैरी करता है स्पेस तक। ये जो है इसमें हम लोग इंडिजिनस क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, कैपेसिटी डिलीवर कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ये ध्यान में रखना है कि जीएसएलवी जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट को कैरी करता है। हेवियर सैटेलाइट अप टू 2200 केजी को जीटीओ तक ले जाता है। उसके बाद कैरिज 10,000 किलो सैटेलाइट एलईओ में, यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये 10,000 केजी तक के सैटेलाइट को लॉन्च कर लेता है, 10,000 केजी सैटेलाइट को कैरी करता है, जबकि जीटीओ में ये जो है 2200 केजी तक मैक्सिमम कैरी कर सकता है। ठीक है, जो लॉन्च किया गया है सैटेलाइट इसके थ्रू वो है प्राइमरी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट जीटीओ। 36,000 किलोमीटर अल्टीट्यूड पे जो जीटीओ होता है ये बताया गया, यानी कि मुख्य रूप से इसका काम जो है वो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सैटेलाइट को कैरी करने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्च की बात करें तो चंद्रयान 2 और अपकमिंग जो गगनयान मिशन है वो भी जो है इसी के थ्रू लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके बाद मार्क 3 भी देख लेते हैं। 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जिसमें 2 सॉलिड प्रोपेलेंट है और एक जो है कोर स्टेज कॉम्प्राइजिंग लिक्विड एंड क्रायोजेनिक स्टेज। कैपेसिटी 4,000 किलो तक है जीटीओ में और 8,000 किलो तक है ऑफ पेलोड इन एलईओ। लॉन्च सैटेलाइट जीटीओ इन और एलईओ, यानी कि जीटीओ में लॉन्च करता है सैटेलाइट को और एलईओ में मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, और फिर मिशन टू मून। इतना मून और सन ये 4 जगह जो है सैटेलाइट लॉन्च हम लोग मार्क 3 के से कर सकते हैं। जो मार्क 3 वर्जन है हैव मेड इसरो इंटायरली सेल्फ सफिशिएंट इन लॉन्चिंग इट्स सैटेलाइट। इससे जो है हम लोग कहीं भी आप देख सकते हैं, जीटीओ हो, एलईओ हो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो, या फिर मिशन टू मून और सन हो, सभी जगह इसके थ्रू हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो एसएसएलवी है, ये जो है स्पेशली फॉर स्मॉल एंड माइक्रो सैटेलाइट के लिए डेवलप किया गया, जिसमें कि अप टू 500 केजी के कैपेसिटी वाले सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। इसमें क्या होता है कि 500 किलोमीटर प्लेनर ऑर्बिट जो एलईओ तक सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक जो है सैटेलाइट के बारे में, कि पहले एसएलवी आया, उसके बाद एएसएलवी, फिर पीएसएलवी, फिर जीएसएलवी, जीएसएलवी में भी मार्क 3 आया, फिर एसएसएलवी तो ये स्मॉल के लिए है। तो ये सब चीजें ध्यान में रख सकते हैं। अभी सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है 100 नंबर का लॉन्च किया जाना है, और इसरो के करंट चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिल व्हेन वाज द डेडलाइन ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम 2024 एक्सटेंडेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आयकर विभाग द्वारा विवाद से विश्वास योजना 2024 की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 31 जनवरी 2025, यानी कि 31 जनवरी 2025 तक आप जो है सेटलमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द फर्स्ट इंडियन मेड सर्जिकल रोबोट बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? कहाँ पे हाल ही में कहाँ पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया गया? इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हैज रिसीव्ड इट्स फर्स्ट मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट इंस्टॉल्ड इन, कहाँ इंस्टॉल किया गया है? पुणे नोवेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज सेलिब्रेटेड इट्स सेकेंड एनिवर्सरी? भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता की दूसरी वर्षगांठ मनाई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है ईसीटीए एक अग्रीमेंट है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट, जिसका जो है सेकेंड एनिवर्सरी इस साल मनाया गया है। अब देखिए कि ट्रेड डील्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो पहला जो होता है वो होता है प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, पीटीए, जिसमें टू और मोर पार्टनर कंट्रीज अग्री ऑन प्रिफरेंशियल इंपोर्ट टैरिफ ऑन सर्टेन प्रोडक्ट। ईच कंट्री हैज अ mutually accepted positive list of tariff line product eligible for low or zero duty, एग्जाम्पल इंडिया अफगानिस्तान पीटीए। पीटीए में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो है एक पॉजिटिव लिस्ट तैयार करते हैं, पॉजिटिव लिस्ट तैयार करते हैं जिसपे हम लोग म्यूचुअली अग्री होते हैं कि इन सारे सब्जेक्ट पे हम लोग आइदर जो टैरिफ होगा वो हमारा जीरो होगा या फिर बहुत ही कम होगा, लोअर होगा। इसका एग्जांपल क्या है, इंडिया अफगानिस्तान पीटीए। उसके बाद आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो एफटीए जो है वो बिगर होता है स्कोप में, एज पार्टनर कंट्रीज ऑफर प्रिफरेंशियल ट्रेड टर्म्स एंड टैरिफ कंसेशन टू ईच अदर फॉर अ मच वाइडर सेट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यानी कि जो प्रिफरेंशियल में जितना सब्जेक्ट था उससे ज्यादा जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाता है पॉजिटिव लिस्ट में, और उसमें हम लोग जो है यू कैन से कि हम लोग बहुत ही जीरो या फिर बहुत ही लोअर टैरिफ अप्लाई करते हैं। उसके बाद एक निगेटिव लिस्ट को भी मेंटेन किया जाता है जिसमें कि जो कि एक्सक्लूडेड होता है इस लिस्ट से, और जिसपे कि हम अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से जो भी टैरिफ लगाना होगा वो लगा सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका श्रीलंका एफटीए, इंडिया श्रीलंका एफटीए। उसके बाद सेका आता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट। तो सीईसीए जो है मोर कॉम्प्रिहेंसिव है एफटीए से भी, एज इट जनरली कवर्स निगोशिएशन ऑफ ट्रेड टैरिफ and tariff rate quotas that allow mutually agreed concession import rate up to a certain quantity। एग्जाम्पल में इंडिया मलेशिया सीईसीए। तो सीईसीए में बेसिकली जो है ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है जिसमें कि हम लोग निगोशिएट करते हैं ट्रेड टैरिफ और ट्रेड टैरिफ रेट कोटाज को लेकर। उसके बाद आता है सेपा और या फिर सेटा, ईसीटीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट। तो जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल है वो है सीईपीए या फिर ईसीटीए। इसमें क्या कवर होता है, कवर निगोशिएशन ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए अभी तक हम लोग इन्वेस्टमेंट जो सीईसी है उसमें केवल ट्रेड पे निगोशिएशन होता है, ट्रेड पे होता है। इधर जो है हम लोग सर्विसेज का भी बात करते हैं, पॉजिटिव लिस्ट और निगेटिव लिस्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन जो सीईपीए या फिर ईसीटीए है इसमें ट्रेड जो है सर्विस और इन्वेस्टमेंट सब सारे एरियाज में इकोनॉमिक पार्टनरशिप लाइक ट्रेड फैसिलिटेशन, कस्टम्स, कोऑपरेशन, कंपटीशन, आईपीआर एक्सेट्रा। तो इसमें जो है लार्जर एस्पेक्ट्स पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, निगोशिएशन करते हैं और ट्रेड के एस्पेक्ट को जो है कवर करते हैं, जैसे इंडिया जापान सीईपीए। तो ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच आईआईटी इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड नीडललेस शॉक सिरिंज फॉर पेनलेस इंजेक्शन। हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, सॉरी, आईआईटी बॉम्बे। तो जो आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर हैं उन्होंने डेवलप किया है शॉक वेव बेस्ड निडल फ्री सिरिंज दैट इंश्योर पेनलेस एंड सेफ ड्रग डिलीवरी, यानी कि पेन वगैरह नहीं होगा, उसके लिए जो है ये यूज किया गया है। इसका जो है डिस्कवर किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली प्रेजेंटेड द प्रोटोटाइप ऑफ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ट्रेन। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया। तो इसका जो आंसर है वो है चाइना। चाइना जो है काफी आगे निकल चुका है बाकी देशों से, जहां हम लोग अभी सोच रहे हैं जो चीज चाइना जो है करके दिखा रहा है। तो देखिए 400 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज स्पीड है। ये अगर आप टेस्टिंग स्पीड का बात करें तो ये 450 किलोमीटर पर आवर तक का टेस्ट कर चुका है। यानी कि इंडिया में 450 किलोमीटर चलने के लिए हम लोगों को मिनिमम 7 से 8 घंटा लगता है, मिनिमम। आप फास्टेस्ट ट्रेन का भी अगर जिक्र कर ले तो भी 7 से 8 घंटा लगता है, वो जो है चाइना 1 आवर में कंप्लीट करके दिखा रहेगा। तो आप सोच सकते हैं जो काम हम लोग फ्लाइट से करते हैं वो चाइना जो है ट्रेन के मीडियम से ही कर दे रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Recently, in which state the central government has approved 47 ethanol project for loan subsidy? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बिहार। बिहार में 47 इथेनॉल प्रोजेक्ट के लिए सेंटर जो है ग्रांट्स अप्रूव किया गया। अब देख लेते हैं कि इथेनॉल का क्या रोल है। तो देखिए इथेनॉल क्या है, एक प्रिंसिपल बायोफ्यूल है जिसको कि हम लोग इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, C2H5OH। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं, इथाइल अल्कोहल को ही इथेनॉल कहते हैं। और इसमें जो है इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो है C2H5OH। प्रोड्यूस कैसे होता है? तो नेचुरली बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर और कॉर्न राइस, उसको फर्मेंट करके सड़ा गला कर ये जो है नेचुरली प्रोड्यूस होता है। या फिर हम लोग इसको पेट्रोकेमिकल प्रोसेस से भी इथाइलिन हाइड्रेशन का जो है निर्माण कराते हैं। ठीक है, तो जो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है सेलिब्रेट किया जाता है 10 अगस्त को, ये अवेयरनेस रेज करने के लिए अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल। अब देखिए कैसे बनाया जाता है उसको देख लेते हैं। तो शुगर, स्टार्च और सेलुलोज को प्लांट में ले जाते हैं, फिर वहां से जो है उसकी उसको जो फर्मेंटेशन से, ये तो पेट्रोकेमिकल प्रोसेस हो गया, उसके बाद गैस स्टेशन में जाता है और गैस स्टेशन से हम लोग व्हीकल्स में फ्यूल जो है फिल करते हैं। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है, चर्चा का विषय। हम लोग 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर चुके हैं। हमारा टारगेट है 25 के एंड तक 20% जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग करने का। और यही नहीं, इससे क्या होगा, अगर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग होने से 1 मिलियन जॉब क्रिएट होने वाला है। 1 मिलियन जॉब किस सेक्टर में? एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो देख सकते हैं। तो ब्लेंडिंग क्या होता है, हम लोग पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिलाते हैं सो दैट कि फॉसिल फ्यूल जो है, लेस फॉसिल फ्यूल बर्न हो व्हीकल्स में। ठीक है, अब देखिए ब्लेंडिंग टारगेट हमारा क्या है, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में E20, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई 2025। करंटली हम लोग 10% पेट्रोल जो है ब्लेंड कर चुके हैं। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। तो आप इन सब चीजों को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर फ्यूल हम लोग ब्लेंडिंग कर क्यों रहे हैं, ताकि जो है फॉसिल फ्यूल कम बर्न हो। तो सपोज कीजिए फॉसिल फ्यूल कम बर्न होगा तो इसका सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस क्या होगा, ऐसे समझिए कि फॉसिल फ्यूल कम बढ़ने से क्या क्या हो सकता है। तो एक चीज, हम लोग जो है फ्यूल्स के लिए 80% फ्यूल के लिए हम लोग डिपेंडेंट है दूसरे कंट्री पे, तो हमारा जो है ऑयल इंपोर्ट है वो रिड्यूस होगा। पहला पॉइंट समझ गए होंगे, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। सेकंड और क्या हो सकता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। ठीक है, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट के लिए हम लोग बहुत सारे कॉप का ये कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं बहुत सारे गोल को अचीव करने के लिए, तो उसमें हेल्पफुल होगा। और क्या होगा, ब्लेंडिंग से और क्या हो सकता है। अब एक ऑक्टेन रेटिंग आता है, आप लोग पता नहीं सुने हैं या नहीं। तो जो ब्लेंडिंग का ऑक्टेन है ना वो ज्यादा है, अराउंड 97 है। और ऐसे जो पेट्रोल का ऑक्टेन है वो 84 है। यानी इससे क्या होगा, इंजन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि इंजन जो है, पहले पेट्रोल पे जो इंजन चलता था उस पे ज्यादा लोड पड़ता था। अगर आप उसमें ब्लेंडिंग पेट्रोल डालेंगे तो उससे जो है इंजन थोड़ा कम लोड इंजन पे पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 1 मिलियन जॉब क्रिएट होगा, ये मैंने बता ही दिया। 1 मिलियन जॉब, तो ये इन सब चीजों को देख सकते हैं। अब देखिए इधर देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इक्विवेलेंट इफिशियंसी एट अ लोअर कॉस्ट देन पेट्रोल, ठीक है। बर्न कंप्लीटली विथ क्लीनर देन पेट्रोल, ये भी ठीक है। इथेनॉल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फार्म रेसिड्यू टू बूस्ट फार्मर्स इनकम, समझ रहे हैं कैसे बनता है। तो जो रेसिड्यू है हमारा उससे बनाते हैं। यानी कि जो स्टबल बर्निंग का केस हम लोग अक्सर देख रहे हैं और जिसका इम्पैक्ट दिल्ली में देखने को ज्यादा मिलता है, तो आप उससे भी समझ सकते हैं कि उसमें भी जो है लाइक स्टबल बर्निंग का केस भी रिड्यूस होगा। साथ ही फार्मर्स का इनकम भी बढ़ेगा, जॉब भी क्रिएट होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, तो जो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का केस है, आप लोग सुने होंगे। एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या है कि मार्जिनलाइज्ड फार्मर ज्यादा हो चुके हैं, तो जो डिस्ट्रेस अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप रिलेट करना सीखिए। कैसे रिलेट करेंगे, क्योंकि देखिए मेंस आंसर राइटिंग वही कर सकता है, या फिर कोई भी टॉपिक को
डिटेल में आंसर और यू कैन से कि एक नेचुरल आंसर वही लिख सकता है जो चीजों को समझ रहा हो। अब आप सोचिए ना इसमें क्या करना है, इसमें कुछ कोई भी अगर टॉपिक आपको इससे रिलेटेड मिलता है तो आपको क्या करना है। आपको अगर पता है कि ब्लेंडिंग हम लोग कर क्यों रहे हैं, ब्लेंडिंग इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो पेट्रोल है या जो फ्यूल है उसमें जो फॉसिल फ्यूल है उसको कम किया जा सके। पेट्रोल तो कंप्लीटली डिस्प्लेस हो नहीं रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिक्स कर रहे हैं ताकि जो फॉसिल फ्यूल है यानी कि पेट्रोल है वो कम बर्न हो। ठीक है, तो इससे होगा क्या क्या आप खुद ही समझ सकते हैं, इसमें कुछ बताने जैसा है ही नहीं। पेट्रोल अगर फॉसिल फ्यूल कम बर्न होगा तो उससे होगा क्या, तो एक चीज होगा हम लोगों का डिपेंडेंसी कम होगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारा डिपेंडेंसी बढ़ेगा। उसके बाद जो है अगर इंपोर्ट कम होगा तो पॉइंट आपको खुद से ऐड करने सीखना चाहिए। अगर इंपोर्ट कम होगा तो हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा, फॉरेक्स बढ़ेगा तो हमारे करेंसी का एप्रिसिएशन होगा। इस तरह से चीजों को लिंक कीजिएगा ना तो 4-5 पॉइंट आपको सिग्निफिकेंस में लिखने हो या फिर चैलेंज में लिखना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए अगर मैं आपको इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दूं मेंस आंसर के लिए, आप इस पोजीशन में हैं कि आप स्वयं उसको 10 मिनट में एक 250 वर्ड्स में आप एक कंप्लीट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चैलेंजेज क्या है, चैलेंजेज अगर देखें तो हाई लैंड रिक्वायरमेंट, ठीक है, और हाई वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ बायोफिल क्रॉप्स। अब देखिए चैलेंजेज बहुत कम लिखा हुआ है, चैलेंजेज के लिए आपको जाना नहीं है कहीं, जो सिग्निफिकेंस है उसी का अपोजिट चैलेंजेज करते चले जाइए। देखिए चैलेंजेज में क्या हो सकता है अगर हम लोग देखें क्या, ठीक है, हम लोग क्या देखें चैलेंजेज अगर बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो है इससे क्या होगा फार्मर का इनकम बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको भी पता है, सबको पता है कि स्टेबल बर्निंग लोग करते क्यों है, क्योंकि आप देखिए कि पैडी के बाद जो व्हीट का हम लोग सोविंग करते हैं, व्हीट सीड का जो सोविंग करते हैं उसमें टाइम गैप कम होता है। तो जो एक ये हस्क वगैरह जो भी है स्टबल है ये लार्ज अमाउंट में होता है, इसमें जो है इनपुट जो है उस तरह का नहीं मिलेगा। तो आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि टाइम टेकन है। ठीक है, दूसरा जो है उस तरह का प्राइस नहीं मिलेगा, प्राइस कॉन्शियसनेस भी तो आएगा। सपोज कीजिए आप पूरे दिन में स्टबल हस्क को लाए फिर उसको ट्रांसपोर्ट किए, ट्रांसपोर्ट करके उसको प्लांट तक ले गए तो इसमें लाइक एक कॉस्ट आएगा, तो ये जो है अभी इफेक्टिव मेथड नहीं है। तो एक ये रीजन आप दे सकते हैं चैलेंजेस में। दूसरा कि ये जो लिखा ही हुआ है हाई लैंड रिक्वायरमेंट और हाई वाटर रिक्वायरमेंट ये सब चीजें हो गया। तीसरा आप ये बता सकते हैं कि जो है डाइवर्सिफाई होने लगेगा। क्या डाइवर्सिफाई होने लगेगा, तो जो हम लोगों का शुगर कंटेंट का जो प्रोडक्शन है वो कम होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि लोग जो है अगर गवर्नमेंट इस पे इनिशिएटिव दे रही है तो लोग जो है डायरेक्ट शुगर स्ट्रॉ को और ये सब जो भी हस्क वगैरह है डायरेक्ट जो है लाइक ब्लेंडिंग के लिए सेंड करने लगेंगे। इस तरह से आप चैलेंजेस सोचिए, चैलेंजेस में जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट पॉइंट लिखें, बट जो भी लिखे ना उस तरह से आप इस तरह से लिखिए कि आपका लिखा हुआ नेचुरल लगे, कि नहीं आपको जो है एक रियल अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग करने में क्या क्या चैलेंजेज है। देखिए एक और चैलेंज हो सकता है कि उस तरह का अभी जो है हमारे पास यू कैन से कि सेटअप नहीं है। ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग यूज करने का सेटअप नहीं है। ठीक है, उस तरह से इथेनॉल ब्लेंडिंग सपोर्ट करने वाला इंजन नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप लिख सकते हैं। अब देखिए रिलेटिव इनिशिएटिव जो लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो एक है रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया रिपोर्ट बाय नीति आयोग, E100 पायलट प्रोजेक्ट्स नेटवर्क फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इथेनॉल, पीएम जीवन योजना, प्रधानमंत्री जी वन योजना टू बूस्ट 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट 2019 एंड नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। तो ये सारे रिलेटेड इनिशिएटिव्स है। देखिए इनिशिएटिव तो आप ज्यादा याद रख नहीं पाएंगे, तो 2-3 इनिशिएटिव आप हर टॉपिक से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी दृष्टि आईएएस के द्वारा एक ब्यूटीफुली जो है इसको प्रेजेंट किया गया है इथेनॉल ब्लेंडिंग टॉपिक को, तो आप ये सब चीजें देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए नेक्स्ट अब हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं, जो भी आज का डिस्कशन हुआ उसमें से किसी एक टॉपिक को हम लोग उठाते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल
जो 2018 में आया था। इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। ऑप्शन है कैसावा, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स, ग्राउंडनट सीड्स, हॉर्स ग्राम, रोटेन पोटैटोज, सुगर बीट। आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखिए, ऐसी चीजें जब भी आए तो आप ऑप्शन के थ्रू जाइए कि आपको पता क्या है। आपको पता है कि सुगर बीट का यूज होता है, आपको ये भी पता है कि व्हीट ग्रेन्स का यूज होता है, ठीक है। और देखिए, और क्या पता है आपको, यानी कि हॉर्स ग्राम तो नहीं होगा, ऐसा सुने नहीं है, ग्राउंड नट सीड्स भी नहीं सुने। तो पहले आप ये देखिए कि 2 और 6 किस किस ऑप्शन में है। तो एक इसमें है और एक इसमें है, यानी कि आइदर ए होगा या फिर डी होगा। अब कोई भी एक ऑप्शन अगर आप क्रॉस कर लेते हैं, जैसे हॉर्स ग्राम, चना का यूज तो होता नहीं है, यानी कि 4 नंबर नहीं होगा। 4 नंबर नहीं होगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। तो इन सब चीजों में, क्योंकि सबको आइडिया नहीं है, बहुत लोग को यही नहीं पता होगा कैसवा का मतलब क्या होता है, ठीक है, ग्राउंड नट सीड्स का यूज होता है कि नहीं होता है। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक टारगेट सेट किया है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाई 2030। ये 2030 नहीं है, 2025 कर दिया गया है। अब टारगेट रिड्यूस कर दिया गया है। In light of this statement, discuss the advantages of ethanol blending in petrol and challenges in achieving this target. बताइए, ये मेंस का क्वेश्चन है। क्या लगता है आप इसको लिखने में सक्षम नहीं है? एडवांटेज और चैलेंज। पहले आप लोग इंट्रोडक्शन में इथेनॉल ब्लेंडिंग बता सकते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, उसका केमिकल नेम क्या है। इथाइल अल्कोहल दो तरीके से बनाया जाता है, नेचुरली जो है आप फर्मेंटेशन से, और दूसरा जो है वो प्रोसेस से। तो ये चीजें लिखने के बाद ये इंट्रो पार्ट हो गया। उसके बाद आप एडवांटेज में डायरेक्ट चले आइए। एडवांटेज में आप 4 पॉइंट लिख दीजिए जो जो हम लोग डिस्कस किए। जॉब क्रिएट होगा, फार्मर्स एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट करेगा। उसके बाद जो है इंपोर्ट जो है फ्यूल इंपोर्ट कम होगा, जिससे क्या होगा कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ेगा। फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने से क्या होगा कि करेंसी जो है अप्रिसिएट करेगा। इन सब चीजों को आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक आंसर राइटिंग इस पे करके टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हैं और एक दूसरे के आंसर को इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर कंटेंट आप लोगों को यूजफुल लग रहा है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।